कल हम लोग प्लेट विवर्तन के सिद्धांत समाप्त कर लिए थे। आज उसी यूनिट में टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी या ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखी क्रियाएं। ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोल्केनो। वोल्केनो, वोल्केनिटिविटी और वोल्केनिक एक्टिविटी। तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है? आप लोग स्थल मंडल जानते हैं और आप जानते हैं कि प्लास्टिक दुर्बल मंडल अर्ध तरल अवस्था में है। तो प्लास्टिक दुर्बल मंडल में जहाँ पे हॉट स्पॉट पाए जाते हैं वहाँ पे क्या होती है? संवहनिक ऊर्जा तरंगे ऊपर की ओर गति करती हैं, है ना, और ये क्या करती हैं? अपसरित होती हैं। इनके साथ ही में पिघली हुई चट्टानें जो हैं ऊपर आने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो जब पिघली हुई चट्टानें स्थल मंडल के नीचे रहती हैं तो उनको कहते हैं मैग्मा। पिघली हुई चट्टानें जब स्थल मंडल के नीचे रहती हैं तो उनको क्या कहते हैं? मैग्मा। और जब यह चट्टानें मतलब ये पिघली हुई चट्टानें जब इस सतह को तोड़ देती हैं और इसको तोड़ करके बाहर आ जाती हैं, है ना, तो इसी से क्या बनता है? ज्वालामुखी पर्वत बनता है, या फिर ज्वालामुखी क्या बन जाता है? पठार, है ना। तो ये पर्वत है और ये क्या है? पठार। तो दोनों चीजें बनती हैं, पर्वत भी और पठार भी बनता है। ठीक है, तो जब यह मैग्मा पिघला हुआ सतह के बाहर आता है तो इसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। जब वही चीज है, बस नाम अलग है। जब वह स्थल मंडल के नीचे है तो उसको मैग्मा कहते हैं, जब वह स्थल मंडल के बाहर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो इस तरह से ज्वालामुखी की क्रिया क्या होती है? घटित होती है। ठीक है, फिर तो ज्वालामुखी क्रिया के लिए पिघली हुई चट्टानें चाहिए। जो पिघली हुई चट्टानें मैग्मा है और सतह को तोड़ करके बाहर आ गई तो लावा, और यह पर्वत भी बनाता है, पठार भी बनाता है। ठीक है, ज्वालामुखी समझ में आया? इतना क्या है? चलिए इसके आगे चलते हैं। ज्वालामुखी में क्या होता है कि ज्वालामुखी को दो भागों में बांट के देखते हैं। एक जो ज्वालामुखी क्रिया है वह दो भागों में बांट के देखते हैं। पहला आंतरिक ज्वालामुखी, आंतरिक, और दूसरा क्या है? बाह्य। इसका क्या मतलब है? आंतरिक ज्वालामुखी का मतलब यह है कि जब प्लास्टिक दुर्बल मंडल जो क्षेत्र है वहां से जब पिघली हुई चट्टानें निकलती हैं, मतलब ऊपर की ओर आती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वह सतह को नहीं तोड़ पाती हैं, स्थल मंडल को तोड़ नहीं पाती हैं। तो जब वो सतह को नहीं तोड़ पाती हैं तो ये इसी क्षेत्र में, है ना, जो ये वाला क्षेत्र है स्थल मंडल के बिल्कुल नीचे का क्षेत्र, मतलब आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक दुर्बल मंडल में ही जब मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है और इस सतह को स्थल मंडल को नहीं तोड़ पा रहा है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वह इधर ही ठंडा होकर के कुछ आकृतियों का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जब मैग्मा सतह से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वह इसी क्षेत्र में ठंडा होकर के कुछ आकृतियों का निर्माण कर लेता है, जिनको आंतरिक ज्वालामुखी की आकृतियां कहते हैं। और जब यह मैग्मा सतह को तोड़ करके बाहर आ जाएगा और पर्वत और पठार बना लेगा तो उसको बाह्य ज्वालामुखी की आकृतियां या बाह्य ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो आंतरिक ज्वालामुखी में देखते हैं क्या क्या आकृतियां बनती हैं ज्वालामुखी के द्वारा। तो सबसे पहले आंतरिक वाला देखेंगे। तो आंतरिक ज्वालामुखी में इसको कहते हैं, यहाँ पे ये हॉट स्पॉट, इसको रहता ये हॉट स्पॉट ही है, लेकिन इसका एक अलग नाम है। इसको कहते हैं मैग्मा चैम्बर। क्या कहते हैं? मैग्मा चैम्बर। चैम्बर मतलब होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ रखी हो, जैसे किसी का चैम्बर होता है ऑफिशियल्स का, वहाँ पे वो बैठता है ना, जैसे प्रिंसिपल का चैम्बर है, ऑफिस जिसको कहते हैं आप। तो उसी तरह मैग्मा जहाँ पे इकट्ठा रहता है, पिघली हुई चट्टानें जहाँ से ऊपर जा रही हैं, उसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं। और ये जो
मतलब ये जहां से मैग्मा ऊपर उठता है ये एक पाइप की तरह समझ में आता है, इसको कहते हैं मैग्मा पाइप, मैग्मा पाइप। तो आंतरिक जो ज्वालामुखी क्रिया है या ज्वालामुखी संरचना है वो पृथ्वी के भीतर ही कुछ संरचनाएं निर्मित होती हैं, उसका एक चित्र है, उसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्थल मंडल वाला भाग रहेगा ही, क्योंकि इसमें स्थल मंडल को तोड़ नहीं पाएंगी तभी ना आंतरिक ज्वालामुखी बनेगी, है? यहां रहेगा मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर मतलब मैग्मा यहां से ही ऊपर की ओर क्या होगा, जाएगा। और फिर बना देंगे मैग्मा पाइप, है ना। मैग्मा पाइप लिख दिए हैं क्या, वो ज्वालामुखी पाइप होगी, इसको ज्वालामुखी कर लीजिएगा, ज्वालामुखी पाइप, मैग्मा पाइप नहीं, ज्वालामुखी पाइप। तो ये है ज्वालामुखी पाइप जहां से पिघली हुई चट्टानें मैग्मा के रूप में ऊपर की ओर जाती हैं, लेकिन आंतरिक ज्वालामुखी में वो सतह को नहीं तोड़ पाएंगी और सतह के नीचे ही कुछ संरचनाओं का निर्माण होगा, उन संरचनाओं को ही आंतरिक ज्वालामुखी की संरचनाएं कहते हैं। तो इसमें कई संरचनाएं बनती हैं। सबसे पहली का नाम है बैथोलिथ। बैथोलिथ, इसका नाम क्या है, बैथोलिथ। यह मैग्मा चैम्बर के सबसे पास होती है। फिर उसके बाद संरचना है लोपोलिथ। यह गुंबद की आकार का है, आपने गुंबद देखा होगा, मंदिर में भी होता है, मस्जिद में भी होता है ना, गुंबद देखे होंगे। और नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके घर में तसला होता है ना, उसको पलट दीजिए तो उस तरह का जो आकृति बनती है उसको गुंबद कहते हैं। तो ये बैथोलिथ है। फिर जस्ट इसके ऊपर बनता है तस्तरी की तरह, थोड़ा गहरा रहता है ना, इसका नाम है लोपोलिथ। लोपोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ। फिर एक सांप के आकार में जो वलय की तरह बनता है, जैसे सांप चलता है, ये सब संरचनाएं हैं जो पिघली हुई चट्टानें ठंडी हो जाती हैं तो संरचना बन जाती है, इस आकार में बनती हैं, जो अलग अलग आकार की हैं, इसीलिए इनका नाम अलग अलग है। तो बैथोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया, फिर हो गया फैकोलिथ। फैकोलिथ। अगला इसको कहते हैं शीट। शीट। फिर एक इससे मोटा होता है इसी तरह का, उसको कहते हैं सील। पतला वाला सीट है, मोटा वाला सील है। और एक संरचना बनती है जो कुछ इस तरीके की होती है, इसको कहते हैं डाइक। डाइक। और सबसे ऊपर जैसे बैथोलिथ था, सेम इसी तरह की संरचना, लेकिन वो जो ज्वालामुखी चैम्बर है उसमें ऊपर बनती है, जो मैग्मा चैम्बर है उससे काफ़ी दूर होता है, लेकिन सेम उसी आकार की बनती है, बस उसका नाम अलग है, उसको कहते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ। सबसे नीचे बैथोलिथ गुंबद आकार में, फिर तस्तरी आकार में बनता है लोपोलिथ, फिर जैसे सांप चलने की आकृति होती है वैसे बनता है फैकोलिथ, फिर एकदम स्ट्रेट सीट, है ना, पतला वाला, फिर उससे मोटा जो होगा सील, फिर जो क्या होता है सतह की तरह, ये सतह की तरह मैग्मा चैम्बर से, जैसे ये ज्वालामुखी पाइप है, इसी से निकल के इस तरह से सतह की ओर निकला हुआ रहता है, इसको डाइक कहते हैं। आइसक्रीम के कोन की तरह लग रहा है। और फिर ये जो जैसे बैथोलिथ था सेम इसी तरह से ऊंचाई पे बनता है, ये एकदम मैग्मा चैम्बर के पास है, ये मैग्मा चैम्बर से बहुत दूर है, तो इसको क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं। बना लीजिए उसको। और ऐसा नहीं है कि
ये जो मैग्मा उठ रहा है यह सतह को नहीं तोड़ पाएगा तभी ये बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैग्मा जो है सतह को तोड़ भी पा रहा है, ऊपर ज्वालामुखी का पर्वत भी बन रहा है, लेकिन तब भी यहाँ से रिसाव होने के कारण ये एक मैग्मा पाइप है। ये ऐसा पाइप तो है नहीं कि लोहे की बनी है या किसी पदार्थ की बनी है। मैग्मा क्या है, फ्रीली ऊपर उठ रहा है, तो क्या होगा, उसकी कुछ न कुछ जो उसका कुछ न कुछ, जैसे नदी बहती है तो उसकी कई धाराएं बढ़ जाती है ना, तो ऐसे ही पिघली हुई चट्टानें ऊपर आती हैं, तो वो सतह को तोड़ करके मान लीजिए पर्वत पठार बना रही हैं, लेकिन तब भी उनका कुछ भाग इधर उधर जब बह जाता है तो यहाँ पे जम जाएगा तो बैथोलित की तरह बन जाएगा। अगर ऐसे जम गया तो उसको डाइक। बस आप इतना समझिए कि ये पिघली हुई चट्टानें हैं जो इस तरह की संरचनाओं में जम जाती हैं, तो उनका अलग अलग नाम है, जो सतह के नीचे जम जाती हैं। हमको पता कैसे चलता है, जब कभी भी क्या होता है कि भूस्खलन हुआ या भ्रंश होता है तो पृथ्वी क्या होती है, टूट जाती है, मतलब स्थलमंडल टूट जाता है, तो आंतरिक चीज़ें बाहर दिखने लगती हैं। या कभी उत्थान हो गया तो उत्थान होता है तो नीचे का पृथ्वी का जो भाग है वो ऊपर आ जाता है, तो हमको ये संरचनाएं वहाँ से ऑब्जर्व करके देखने को मिलती हैं, है ना। पृथ्वी के भीतर तो जाके देखते नहीं हैं, तो ऐसे दिखती हैं। तो इसमें कुछ संरचनाएं, जैसे आपको बैथोलिथ दिख रहा है, वो साइड में बनाए हैं लेकिन वो रहता इस तरह से है। ये हो गया मैग्मा चैम्बर, ये मैग्मा ज्वालामुखी पाइप हो गई ज्वाला, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बन जाता है, तो बैथोलिथ इस तरह से रहता है ना। जैसे वो होता है, क्या कहते हैं उसको, मशरूम, बैथोलिथ, है ना। तो ये कम ऊंचाई पे है बैथोलिथ। सेम यही संरचना जब अधिक ऊंचाई पे सतह के पास बन जाएगी उसको क्या कहेंगे, लैकोलिथ कहेंगे, ठीक। बाकी ये सब जो ज्वालामुखी पाइप है उसी से मैग्मा इधर की ओर बह गया और ऐसे बन गया तो उसको लोपोलिथ कह दिए। ऐसे कर्व आकार में मैग्मा जम गया इधर तो उसको फैकोलिथ। अगर एकदम स्ट्रेट बन गया तो उसको सील, थोड़ा पतला बन गया सीट, और मैग्मा निकल के कुछ ऐसे सतह की ओर ऐसे बन गया तो क्या कह देंगे, उसको डाइक कर देंगे। बस सिंपल है, कोई समस्या इसमें। एक और बनता है, उसको अलग से ही दिखा दे रहे हैं। ये है स्थल मंडल, यहां पे है मैग्मा चैम्बर, यहां से ज्वालामुखी पाइप, और इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे ऐसे दोनों तरफ मैग्मा क्या होता है, जम जाता है। जो कि अगर आपने देवदार का वृक्ष देखा हो, देवदार का पेड़ देखा है किसी ने, तो उसकी जो शाखाएं होती हैं वो एकदम स्ट्रेट निकली होती हैं उसके तने से, है ना। तो कुछ इसी तरह का बनता है, इसको कहते हैं शीडार। सीडार, इस संरचना को क्या कहते हैं, सीडार कहते हैं, ठीक है। मैग्मा चैम्बर, ज्वालामुखी पाइप, और ये जो संरचना है ये आप कह सकते हैं कि पतली पतली शीट हैं जो एक दूसरे के समानांतर निकल जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, शीडार कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर आपसे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन बड़ा पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी क्या है समझाइए, ऐसा तो है नहीं कि परिभाषा लिख के निकल लेंगे 2 नंबर का, 1 नंबर मिलेगा अभी 15 में। तो आपको पूरा ज्वालामुखी क्या है, ठीक है, फिर आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी क्या है, आंतरिक ज्वालामुखी का चित्र बनाएंगे, फिर बाह्य ज्वालामुखी अभी बात करेंगे उसका चित्र बनाएंगे, फिर बाह्य ज्वालामुखी के बाद फिर ज्वालामुखी का विश्व में वितरण कैसा है उसको बताएंगे। तो ये आपको 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये आएगा, आता ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बन गया ये, है बनाइए जल्दी से। ये आंतरिक ज्वालामुखी था, अब बाह्य ज्वालामुखी पे आते हैं। चलिए, जिनका नहीं बना है वो दूसरे का देख के बना लीजिए।
बाह्य ज्वालामुखी क्रिया में क्या होगा कि पृथ्वी के भीतर का मैग्मा सतह को तोड़ करके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। कान ओन खुला रखिए, सुनिए उसको ध्यान से। तो बाह्य ज्वालामुखी में क्या होगा, ये स्थल मंडल है, यहां है मैग्मा चैम्बर, ये है ज्वालामुखी पाइप, यहां से मैग्मा ऊपर आ रहा है और इस सतह को तोड़ करके या तो ज्वालामुखी पर्वत बन जाएगा या ज्वालामुखी क्या बन जाएगी, पठार बन जाएगी। तो बाह्य ज्वालामुखी क्रिया दो तरीके से होती है। जब जो पृथ्वी के भीतर का मैग्मा है अगर वह पतला है ना, तो वह दरार के माध्यम से निकलता है। तो एक है दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन का मतलब दरार के माध्यम से जब मैग्मा निकलता है। और एक है केंद्रीय ज्वालामुखी या केंद्रीय उद्भेदन, है ना। केंद्रीय ज्वालामुखी या दरारी ज्वालामुखी कह सकते हैं, या केंद्रीय उद्भेदन भी इसको कह सकते हैं, है ना, कुछ भी नाम लिख लीजिए। दरारी उद्भेदन या केंद्रीय उद्भेदन या दरारी ज्वालामुखी या केंद्रीय ज्वालामुखी। तो इनमें क्या होता है, जब भी दरारी उद्भेदन होगा तो पठार बनेगा, केंद्रीय उद्भेदन होगा तो पर्वत बनेगा। अभी चित्र बना के दिखाते हैं। दरारी उद्भेदन पठार क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका जो जब भी पिघली हुई चट्टानें सतह के भीतर हैं तो उसको क्या कहते हैं, मैग्मा। ये शब्द ध्यान रखिएगा, मैग्मा जब भी आप शब्द प्रयोग कीजिए तो पृथ्वी के भीतर की पिघली हुई चट्टानों के लिए ही होगा। जैसे ही आप बाहर की चट्टानों को, वही पिघली हुई चट्टानों की बात करने लगे, उनके लिए लावा शब्द प्रयोग करना है। एक ही चीज है लेकिन उसका बाहर नाम अलग है, अंदर नाम अलग। जैसे आपका घर का नाम अलग होता है, स्कूल कॉलेज का नाम अलग अलग है ना, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो जो दरारी उद्भेदन है उसमें पठार बनता है, ज्वालामुखी पठार। तो ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि इसमें जो लावा है, शब्द पर ध्यान दीजिए, लावा, लावा मतलब बाहर जब निकल रहा है तो वह लावा होता है पतला, पतला होता है, क्षारीय होता है और सिलिकॉन की मात्रा कम होती है। इसकी ये विशेषताएं हैं, इसको ध्यान में रखना है। जो लावा है दरारी उद्भेदन में, वह पहली तो बात पतला है, क्षारीय है, अम्लीय क्षारीय सुने होंगे, और इसमें सिलिकॉन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इस कारण से यह लावा पतला होता है। और जब पतला होता है तो अगर आप पानी है ना, और पानी क्या है, पानी को निकलने के लिए दरार चाहिए। अगर छोटा सा भी छिद्र है तो वो बह नहीं जाएगा पानी वहाँ से, है ना। लेकिन अगर कुछ मतलब कुछ कठोर टाइप का, कुछ अर्ध तरल अवस्था में है जिसमें ठोस भी है और अर्ध तरल है, वो क्या दरार से निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या चाहिए, बहुत बड़ा जगह चाहिए, तो उसके लिए केंद्रीय उद्भेदन चाहिए होता है। तो दरारी उद्भेदन का चित्र बना लेते हैं, कैसे बनेगा। केंद्रीय वाला बाद में देखते हैं, पहले दरारी वाला बना लेते हैं। तो दरारी उद्भेदन ध्यान रखिए, दरारी उद्भेदन में पठार बनेगा, इसका जो लावा होगा जो बाहर निकलेगा वह पतला होगा, क्षारीय होगा और सिलिकॉन की मात्रा कम होगी। तो सबसे पहले आप बनाएंगे स्थल मंडल, फिर उसके नीचे बनाएंगे मैग्मा चैम्बर, फिर ज्वालामुखी पाइप, फिर ज्वालामुखी बाहर आ रहा है, बस इसमें दरार के माध्यम से आएगा, छोटी सी दरार रहेगी, है ना। इसी से मैग्मा क्या होगा, बाहर आएगा और वह क्या हो जाता है, पतला होने के कारण वो सतह पे फैल जाता है, ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता है और वह सतह पे क्या होता है, फैल जाता है, जो कि एक पठार की आकृति में बनाता है ना। पठार किसको कहते हैं, जो 300 से लेकर के 600 मीटर के बीच की ऊंचाई का होता है समुद्र तल से। पठार उनको कहते हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 600 मीटर होती है। तो ये जो बन गया ये है ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार। ये आपका स्थल मंडल, ये है ज्वालामुखी पाइप, ये है मैग्मा चैम्बर, ठीक, ये स्थल मंडल है। तो ये क्या दरार के माध्यम से क्या हुआ,
पतला लावा है तो निकला और क्या हुआ, फैल गया, है ना, तो पठार बना दिया। ये हम लोग दरारी उद्भेदन देख रहे हैं। ठीक, मैग्मा चैम्बर से पिघला हुआ मैग्मा निकल रहा है, ज्वालामुखी पाइप से इस सतह को थोड़ा सा दरार मिल गया, है ना। क्यों, यहाँ पे वो वाली क्रिया ध्यान में रखिए, वो हमेशा हो रही है ना। जो समवहनिक ऊर्जा तरंगे ऊपर जा रही हैं, इधर फैल रही हैं। तो हम आपको बताए थे कि पहले अचानक से विस्फोट नहीं हो जाता है जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, थोड़ा थोड़ा होता है। तो अगर लावा पतला है तो थोड़ा भी उसको जगह मिला तो फैल के बाहर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से ज्वालामुखी पठार बनता है। बन गया। इसके कुछ उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। जैसे भारत का जो दक्कन का पठार है, भारत में दक्कन का पठार है, नहीं सुने हैं? जो नहीं सुना है वो मैप पे जाके देखेगा, भारत के मैप पे। भारत का यहाँ भी भौतिक का मैप लगा है, ये लगा हुआ है, ये दक्कन का पठार ही दिख रहा है इधर। ये सब दक्कन का पठार ही है ना। तो ये सब मैप लगा है, इसको समय मिले तो देख लिया कीजिए। तो भारत में जैसे दक्कन का पठार है, इसी के द्वारा बना हुआ है, दरारी उद्भेदन के द्वारा। और विश्व के भी कुछ पठार हैं, जैसे यूएसए का कोलंबिया का पठार है, फिर ब्राज़ील का पठार है, अफ्रीका में एक पठार है अबिसीनिया का पठार। ये सब जो पठार हैं वो कैसे बने हुए हैं, दरारी उद्भेदन के द्वारा ही बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें दो तरह की आकृतियां बनती हैं। इस पठार में ही दो तरह की आकृतियां बनती हैं। जैसे पठार बना ना, तो इस पठार में दो तरह की आकृतियां बनती हैं, जिसका नाम है मेसा और बूटी। बाबा जी की बूटी, है ना, वो बूटी खाने वाली नहीं है, उस आकृति का नाम है मेसा और बूटी। तो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये पठार बना ना, तो हम इस पठार बस का चित्र बना रहे हैं। तो ये पठार कुछ सतह के ऊपर, जैसे ये स्थल मंडल है, स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल के ऊपर पठार बनेगा ना, ज्वालामुखी पठार, ये उसी को अलग से बनाए हैं ज्वालामुखी पठार। ठीक है, तो जब इसमें क्या होता है, जब पठार बन जाता है तो कुछ यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होंगी, बरसात का पानी है वो गिरेगा, प्रवाहित होगा, तो कुछ भाग जो है इसका क्या होता है, अपरदित हो जाता है, कट जाता है ना। तो ये कुछ घाटियां बन जाती हैं, है ना। वो घाटियां छोटी छोटी जब रहती हैं तो इसको घाटी कह देंगे। ये छोटी घाटियां हैं। तो ये जो बीच वाला पठार, जो बीच वाला भाग आपको चौड़ा सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इन दो घाटियों के बीच का जो भाग है वो, उसकी चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है अभी, तो इसी को कहते हैं मेसा। क्या कहते हैं, मेसा। तो ये ज्वालामुखी जो पठार है, उसी में पठार पे जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो छोटी छोटी जब घाटियां रहती हैं तो उनके बीच में चौड़ा स्थान बचता है, उसको क्या कहते हैं, मेसा कहते हैं। और जब समय बीतता है तो ये घाटियां और चौड़ी हो जाती हैं। तो ये हो गया स्थल मंडल। इसके लिए, इसके ऊपर ज्वालामुखी पठार है। जब ये घाटियां और चौड़ी हो जाती हैं तो ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है, जब ये और चौड़ी होती जाएंगी तो इधर जाती जाएंगी, तो ये वाला जो चौड़ा वाला क्षेत्र है ये क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो ये हो गई घाटियाँ, ये घाटियाँ हैं सब, मतलब नदी द्वारा बनाई गई हैं घाटियाँ। ठीक है, और ये जो क्षेत्र बच रहा है, ये पीक वाला जो आपको पहाड़ी की तरह लग रहा हो, इसी को कहते हैं बूटी। क्या कहते हैं, बूटी, इसका नाम है बूटी। इसको मेसा कहते हैं। ये जो चौड़ा क्षेत्र था, जब घाटियां और बढ़ती जाएंगी और चौड़ी होती जाएंगी तो ये वाला जो चौड़ा क्षेत्र है कम होता जाएगा और कम होके इस तरीके का बन जाता है।
इसी को क्या कहते हैं? बूटी कहते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी पठार था जो दरारी उद्भेदन के द्वारा बनता है, उसमें ज्वालामुखी पठार हमने देखा कैसे बनता है। फिर उसमें दो संरचनाएं देखी, मेसा और बूटी। ठीक है, तो दरारी उद्भेदन समाप्त हुआ। अब आते हैं केंद्रीय उद्गार में। थोड़ा आप लोगों को तेजी से पढ़ने की ज़रूरत है और हम तेजी से पढ़ाएंगे भी, इसलिए थोड़ा पढ़ वढ़ के आइएगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत वो हो गया आराम आराम से पढ़ाने वाला है ना। तो थोड़ा तेज़ी से पढ़िए, थोड़ा तेज़ी से बनाइए। बन गया? जिसका नहीं बना है वो बनाता रहेगा अपना। तो दरारी वाला समझ में आया? इसमें विशेष बात क्या है? पहली बात कि लावा पतला होगा, क्षारीय होगा, सिलिका की मात्रा कम होगी। जब लावा पतला है तो वह स्थल मंडल में दरार पाएगा तो फैल जाएगा, पठार बन जाएगा। और वह पठार पे जब नदी के द्वारा छोटी छोटी घाटियां रहती हैं तो उसके बीच, दो घाटियों के बीच का चौड़ा स्थान मेसा कहलाता है। और जब वह घाटियां बड़ी हो जाती हैं तो थोड़ा थोड़ा भाग बचता है, उसको बूटी कहते हैं। ये था दरारी उद्भेदन। अब आते हैं केंद्रीय उद्भेदन या ज्वालामुखी में। केंद्रीय उद्भेदन में क्या होता है, यहीं पे बताऊंगा मैं। केंद्रीय उद्भेदन में पहली बात तो पर्वत का निर्माण होगा। दूसरी बात, जो लावा होगा, जो पिघली हुई मैग्मा बाहर आएगी सतह के, वह होता है गाढ़ा होता है, अम्लीय होता है और इसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है। जस्ट उसी का उल्टा दरारी वाले का। और इसमें क्या होता है, मैग्मा चैम्बर होगा, स्थल मंडल होगा। यहाँ मैग्मा चैम्बर से ज्वालामुखी बाहर आएगा जिसको ज्वालामुखी पाइप कहते हैं। और यह जो है गाढ़ा होने के कारण स्थल मंडल को तोड़ देता है। स्थल मंडल को क्या करेगा? तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद बहुत तेजी से क्या होता है, ऊपर की ओर उठता जाता है ना। जैसे आप, क्या होता है, मोटर में पानी निकालते हैं, है ना, मोटर चलाते हैं। जब मोटर का जब वोल्टेज कम होता है तो धीरे धीरे पानी आता है, जैसे ही तेज होता है तेजी से बाहर निकलता है ना। 0 हॉर्स पावर का मोटर है तो बहुत धीरे पानी, 1 हॉर्स पावर का है तो और तेज पानी एकदम ऊपर तक जाएगा, दूर तक जाएगा, है ना। तो दरारी उद्भेदन वैसे ही होता है। ये पिघली हुई चट्टानें जब बाहर आती हैं तो ये लावा बहुत तेजी से बाहर आता है और यहाँ पे क्या बनाता है, पठार बनाता है, पर्वत बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, है ना। और ज्वालामुखी पर्वत का जो ऊपर का भाग होता है, जहाँ से उद्भेद, ये एक बना हुआ है मॉडल यहाँ पे, है ना। तो ये ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है। ये जो बना हुआ है आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये सतह है, स्थल मंडल है, ये जो गोलाकार है। यहाँ नीचे से क्या होगा, मैग्मा आया होगा और ये केंद्रीय उद्गार है, मतलब विस्फोट करके पूरा ऊपर गया और फैलता गया तो पर्वत बन गया है ना। ये लाल लाल जो दिख रहा है ये सब लावा जो है वो क्या है, बह रहा है, गाढ़ा लावा है। ये जो छिद्र आपको दिख रहा है इसको कहते हैं क्रेटर। जहाँ से मैग्मा लावा क्या है बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, यही क्रेटर कभी कभी क्या होता है और चौड़ा हो जाता है या धंस जाता है ना। मान लीजिए बारिश हुई, अब ज्वालामुखी क्रिया लगातार तो होती नहीं रहती है ना। ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, जैसे आप लोग कई ज्वालामुखी का नाम सुनेंगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। तो जो एक बार ज्वालामुखी हुई फिर 100 से 50 साल के लिए बंद हो गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो मुंह है ये और चौड़ा होता जाता है, बरसात के कारण हो गया या वह धंस गया उसी में अंदर की ओर, तो उसको कहते हैं कॉल्डेरा। क्या कहते हैं, कॉल्डेरा। तो जहां से मैग्मा बाहर की ओर निकल रहा है उसको कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर। और जब यही क्रेटर और चौड़ा हो जाता है ना,
इसको कहते हैं कॉल्डेरा। ठीक, तो केंद्रीय उद्गार ये है। ठीक है, केंद्रीय उद्गार में क्या हो रहा है, मैग्मा चैम्बर है, ज्वालामुखी पाइप से मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है। यहाँ के मैग्मा जब बाहर आएगा तो उसको लावा कहते हैं। इस लावा की खास बात है कि यह गाढ़ा है, अम्लीय है और इसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण यह सतह को तोड़ करके तेजी से बाहर आता है और पर्वत का निर्माण करता है। उस पर्वत में जहाँ से मैग्मा ऊपर की ओर आता है वहाँ पे एक छिद्र होता है जिसको क्रेटर कहते हैं। समय के साथ जब वह क्रेटर बड़ा हो जाता है उसी को काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, कोई समस्या है किसी को? तो इस तरह से हमने ज्वालामुखी क्रियाओं में देखा कि आंतरिक ज्वालामुखी क्या है, बाह्य ज्वालामुखी क्या है। आंतरिक ज्वालामुखी में कई प्रकार के थे, उनका चित्र बना के देख लिया। बाह्य ज्वालामुखी में दो देखा है, एक दरारी जिससे पठार का निर्माण होता है और एक केंद्रीय जिससे पर्वत का निर्माण होता है। तो इस तरह से ज्वालामुखी की क्रिया समाप्त होती है। अब ज्वालामुखी का वितरण देखेंगे कि विश्व में कैसा है ना। तो उसमें विश्व का मैप बना के मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो ज्वालामुखी की जो विश्व में वितरण है वह जो आपकी प्लेटों वाली जो बताए थे चित्र, प्लेटों वाला जो चित्र बनवाए थे, प्लेट जिसमें दिखाए थे कई सारी, वैसे ही बनता है। तो अगर विश्व का मैप बनाना आप लोग सीख लिए हो तो बनाइए। हम आपको बताए थे ज्वालामुखी पेटों की गति, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके प्लेट की गति इधर है ना। अफ्रीका के प्लेट की गति इधर है, यूरेशियन प्लेट की गति इधर है, भारतीय प्लेट की गति इधर है। यहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट है जो पश्चिम की ओर जा रही है और यहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट है जो पूर्व की ओर जा रही है। यहाँ पे कटक है जो अपसरण हो रहा है। ऐसे प्लेटों की गति बताए थे ऐसे, है ना। इन्हीं प्लेटों, हम आपको बताए थे ना, प्लेटों के सीमांतों पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। जहाँ पे प्लेटें अलग होंगी वहाँ भी ज्वालामुखी क्रिया होती है, जहाँ प्लेटें टकराती हैं वहाँ भी ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो जो ज्वालामुखी की प्लेटें हैं, जो ज्वालामुखी का क्या है विस्तार है, जो ज्वालामुखी क्षेत्र का, वह 4 क्षेत्र है। एक है परिप्रशांतीय पेटी, पहली जो पेटी है वो क्या है, परिप्रशांतीय पेटी है, वो ये है। इन क्षेत्रों में क्या है, ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे 2/3 ज्वालामुखी होती हैं, लगभग 66-70% ज्वालामुखी की क्रिया प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है उसके आसपास होती है। ये पहला क्षेत्र है जिसका नाम है परिप्रशांतीय पेटी। परिप्रशांतीय पेटी ज्वालामुखी की पहली पेटी है, जहाँ पे 2/3 से ज़्यादा ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 प्लेटें टकरा रही हैं। जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो एक प्लेट अंदर की ओर धंस जाती है। जब धंस जाती है तो अंदर जाते जाते पिघलती रहती है और फिर वो बाहर आती है और ज्वालामुखी क्रिया करती है। तो इससे क्या होता है, ज्वालामुखी होती है। और इधर भी, यहाँ भी 2 प्लेटें टकरा रही हैं, तो ये वही प्लेट है, सेम ही है प्रशांत महासागर की। तो ये है परिप्रशांतीय पेटी। दूसरा है इसमें मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो महाद्वीपों के बीच से गुजरी हुई है। ये ऐसे यहाँ तक, यहाँ पे बस भारत वाला जो हिमालय का क्षेत्र है उसको छोड़ के बाकी जगह ज्वालामुखी क्या है, मिलती है।
हिमालय वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रिया नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि तिब्बत का पठार इतना मोटा है कि वह पिघली हुई चट्टानों को बाहर नहीं आने दे रहा है, तो इसलिए इस क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रिया भारत वाले हिमालय क्षेत्र में नहीं होती है। तीसरी पेटी है मध्य अटलांटिक कटक पेटी। यहाँ पे आप जान रहे हैं कि प्लेटें अलग हो रही हैं, तो कटक ज्वालामुखी की क्रिया से ही निर्मित है। तो ये तीसरी पेटी है ज्वालामुखी आने की, मध्य अटलांटिक कटक, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्लेटें अलग हो जाने तो पिघली हुई चट्टानें बाहर आ रही हैं। जैसे कटक का निर्माण बताए थे हेरी हेस के सागर नीतल प्रसरण में। फिर कुछ ज्वालामुखी जो हैं एक बड़ी प्लेट के भीतर भी पाई जाती हैं, उनको प्लेट टेक्टोनिक से नहीं बता सकते हैं। जैसे अफ्रीका में कुछ भ्रंश पाए जाते हैं, भ्रंश, इन भ्रंश के सहारे जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उसको कहते हैं अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी मतलब एक बड़ी प्लेट के अंतर्गत कुछ दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, भ्रंश उत्पन्न हो जाता है, जिनसे पिघली हुई चट्टानें बाहर आती हैं, उनको क्या कहते हैं, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये विश्व के मैप पे ज्वालामुखियों का वितरण है। ये चित्र बनाना आपको आना चाहिए, है ना।